तुम पापियों के शहर में रहोगे तो कहाँ महसूस हो। हम जहाँ थे बारिश हो रही है। नमस्ते। आज भारतीय राजनीति की एक विशेष बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे बीजेपी की सरकारें राज्यों में शपथ ले रही हैं, हम एक बहुत ही अजीब चीज़ देखने को मिल रहा है हमें। क्या? जो लोकल पार्टी हैं उनकी 1/2 मेंबर्स उस पार्टी को ज्वाइन कर जा रहे हैं। उसकी पहली एग्जाम्पल हमने देखा महाराष्ट्र में, जहाँ पे पहले शिवसेना पार्टी के जो सिंधे हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने 2/3 मेंबर्स को लेकर अपने आप को असली शिवसेना बुलाने लगे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में पहले वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, मुख्यमंत्री की शपथ ली और सरकार चलाई। फिर बाद में एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बने। सेम चीज अजीत दादा पवार ने करा। अजीत दादा पवार ने एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 2/3 मेंबर्स को लेकर उन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया और वो उप मुख्यमंत्री बन गए। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक उप मुख्यमंत्री बने रहे। अब आश्चर्य की बात यह है कि इस तरीके की एक प्रणाली हमने अभी कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर देखा। पंजाब के अंदर अपना क्या नाम उनका, राघव चड्ढा के नेतृत्व में, राघव चड्ढा और संदीप की नेतृत्व में 2/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा पार्टी ज्वाइंड एनडीए। तो इससे पहले भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा, पूरा का पूरा पार्टी आकर बीजेपी ज्वाइन कर गया प्रेमा खांडू के नेतृत्व में। ऐसी चीजें हम लगातार देखने को हम लोगों को मिल रहा है। परंतु जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में हुआ, जो बंगाल के अंदर हुआ, देखो सरकार बीजेपी की उड़ीसा में भी बनी है, परंतु उड़ीसा की अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है, वहां पे अपोजिशन के रूप में अभी बीजेडी है, बिजू जनता दल। बिजू जनता दल में 2/3 की फाड़ नहीं हुई, 2/3 मेंबर्स ज्वाइन नहीं किए। बट लगातार उड़ीसा के अंदर भी ये डिफेक्शंस हो रहे हैं। मैं एक चीज तो भूल ही गया, ये डिफेक्शन की शुरुआत कर्नाटका के अंदर हुई थी, जब ऑपरेशन कमल के अंदर बहुत सारी एमएलए, जेडीएस की एमएलए, कांग्रेस की एमएलए, उन्होंने आके ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। तो ये जो डिफेक्शन की राजनीति है, उसकी राजनीतिक परिभाषा तो आप जान ही रहे हैं कि किसी को सत्ता में रहना है, किसी को अपनी संख्या बढ़ानी है, तो होता है। अब रिसेंट में क्या हुआ, अपनी ऋतुव्रत बनर्जी, उसके ऊपर वीडियो भी हमारी, ऋतुव्रत बनर्जी के क्या किए कि ऋतुव्रत बनर्जी अपने पद से इस्तीफा देने से पहले, मतलब उनको क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया। मैं ऋतुव्रत बनर्जी की थोड़ी इतिहास बता देता हूं आपको। ऋतुव्रत बनर्जी पहले सीपीआईएम में होते थे। सीपीआईएम में अपने जीवन को थोड़ी ऑस्टेरिटी भरी जिंदगी जीना, सिंपल लाइफ जीना जरूरी होता है राजनीति करने के लिए लेफ्ट की। परंतु लेफ्ट की राजनीति करने वाले ये लोग, उनके अंदर ये देखा कि थोड़ा लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, उनके पास बहुत महंगी पेन है, महंगी होटल में रहते हैं, तो उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया। कोई और रीजन होगा, ये तो कोई रीजन नहीं होती पार्टी से सस्पेंड करने की, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। पार्टी से सस्पेंड होने के बाद आदमी नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आदमी ने क्या किया कि उन्होंने बाद में फिर बीजेपी से ज्वाइन करने की कोशिश करी होगी, जो भी है। उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कहने पर टीएमसी ज्वाइन किया और एमएलए के रूप में इस बार चुने गए। उनको कुछ दिन पहले पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। पार्टी से ऋतुव्रत बनर्जी सस्पेंड हुए, उनके साथ एक सेन है जो आईएम कोलकाता से पढ़े हुए हैं, मैं मिला हूं उनसे, नाम भूल रहा हूं मैं, सेन। तो सेन और ये दोनों मिलके 80 एमएलए जीते हैं तृणमूल कांग्रेस के। उसमें 58 एमएलए अलग सा एक पार्टी बना रहे हैं और उसका नाम भी तृणमूल कांग्रेस है। वो ममता को ही उसमें की लीडर मान रहे हैं, परंतु वो जो 22 एमएलए इनके साथ नहीं है। और आश्चर्य की बात है, उस 58 में बहुत सारे मुस्लिम एमएलए भी हैं। तो बीजेपी को सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है, परंतु एक इंडिपेंडेंट तृणमूल कांग्रेस बनाने की कोशिश ऋतुव्रत बनर्जी विधानसभा, कोलकाता विधानसभा के अंदर प्रयास कर रहे हैं।
दो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी आश्चर्यचकित करने वाली बातों में से एक है। मतलब आश्चर्यचकित तो क्या, राजनीति में ऐसा कोई चीज नहीं जिससे हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु राजनीति में ऋतुव्रत बनर्जी को अभिषेक बनर्जी लाए, अब अभिषेक बनर्जी में कौन सी कांटे लग गए। और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है 2/3 मेजोरिटी की पार्टी के साथ इधर आके ज्वाइन करना। मैं सीजेपी के बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले उनकी मैनिफेस्टो में एक मैनिफेस्टो ये लिखा हुआ है कि हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लॉ बनाएंगे, जो एक पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी ज्वाइन करेगा उसको 6-7 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना है। एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, राजनीतिक प्रक्रिया, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शनिंग, इन सब चीजों में एक बहुत बड़ी गफलती नजर आता है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास डंडा है, वो तय करता है कि कहाँ की एमएलए कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक गलत माहौल राजनीतिक स्तर पर बनता है। बीजेपी कहता था हमें वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, एट द सेम टाइम बीजेपी के लोग ये कहते हैं सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम जो राजनीतिक तंत्र की बात करते हैं हम इसको कभी सेटिस्फैक्टरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं सच्चाई से कहीं दूर हूं, मुझे पता भी नहीं है असलियत इस सब में क्या है, कहां है, कैसा है। राजनीतिक लोगों को ये बात की ध्यान रखना चाहिए, जब तक जनता जनार्दन की गणतंत्र व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर भरोसा है, तब तक आप लोग नेता बने हुए हो, इसी विधि व्यवस्था में कुछ नेतागिरी कर पा रहे हो। जब यही शासन करने वाले लोग आपकी भरोसा राजनीतिक विश्वास पर, राजनीतिक प्रक्रिया पर हट जाएगी, एक गलत पैमाना क्रिएट होगा, एक गलत अवधारणा क्रिएट राजनीति में हो गया, तो इस तरीके की जो राजनीतिक लोग हैं उनको पत्थर पड़ेगी, उनको चप्पल पड़ेगी, उनकी आसन पर आग लगा दिया जाएगा। जैसे अंग्रेजों पर जब भारत के लोग भरोसा नहीं कर रहे थे तो वो क्या करने लग रहे थे, यहाँ लेके चार्ज करिए, समय हो गया क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, 45 थोड़ी जाना, 46 आने तो उनको लेके जाना है। लेके क्या जाना है, पैदल आएंगे। अरे आप हर बार गुस्सा नहीं करते भाई, बच्चे हैं यार। आप उस एज में क्या करते थे? मैं उस एज में पढ़ाता था। कहाँ पढ़ाते थे? अपने आप को पढ़ाते थे? अपने आप को पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। कंप्यूटर कोचिंग कराता। कंप्यूटर कोचिंग कराते थे? क्या कंप्यूटर की पावर बटन का पावर बटन क्यों बताया, क्या बोलते हैं बताइए? पावर बटन क्यों होता है? जिससे स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है। तो उसको स्टार्ट बटन बोलना चाहिए, पावर बटन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे सिस्टम को पावर देता है। नहीं, पावर तो नहीं देता, यूपीएस देता है पावर। नहीं, यूपीएस को स्टार्ट करने का पावर वही देता है। यूपीएस की पावर को स्टार्ट करने की बटन आपकी कीबोर्ड में है। कीबोर्ड में कहाँ आता है? कीबोर्ड में पावर बटन नहीं होता। फिर फंक्शन की क्या आवश्यकता है? फंक्शन की डिफरेंट फंक्शंस को एनालाइज करना। फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर की? फंक्शन, हाउ डू यू डिफाइन द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर? जिस एक बटन को दबाने से हम देखो डायरेक्ट अभी भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तब क्या पढ़ाते होंगे, तो उनकी इंतजार करना ठीक रहेगा। आदमी है बकलोली कर रहा है। तो राजनीतिक विधि व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने के लिए फंक्शन की शॉर्टकट कम से कम एटलीस्ट एक ढोंग होना चाहिए। वो ढोंग अभी बीजेपी ढोंग करने को राजी नहीं है। खुलेआम पार्टी को तोड़ने का काम जिसकी भी कहने पर हो रहा है, जिसकी भी नेतृत्व में हो रहा है, वो होने लगी है। आश्चर्य उस बात से नहीं होता, दुख इस बात से नहीं होता। मुझे कोई, आई डोंट हैव सिंपैथी, I don't have sympathy for ममता बनर्जी, I don't have sympathy for अभिषेक बनर्जी, परंतु राजनीति में कुछ हम खुद बोलते हैं, हम खुद लोगों को ये कहते हैं कि हम एक पार्टी विद डिफरेंस हैं। हम खुद लोगों से, जनता से ये कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने पार्टी में नहीं लेते जो करप्शन में लिप्त है। तो हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस है, बीजेपी ज्वाइन करने से धुलकर साफ हो गया क्या? या शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में उनकी फोटो वीडियो आया था, आज वो साफ हो गया क्या? अजित पवार इतने बड़े इरिगेशन स्कैम में उनका नाम है, आज भी नाम है, मरने के बाद करप्शन की चार्जेस साफ नहीं हो जाते। केसेस आप ट्राई नहीं कर सकते, बट साफ थोड़े हो जाते हैं। जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाते हैं लोग, अपने जो डिजिटल मार्केटिंग, ये कॉर्पोरेट मार्केटिंग, ये सब करने वाले लोग बिना राजनीतिक नेता की सपोर्ट और समर्थन से ये लोगों को लूटते हैं क्या?
और जो लोग इस पे लिप्त रहते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर जाएं तो साफ सुथरे हो जाते हैं क्या? ये सब सवाल जो है एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन के साथ आती है। जो एक बार हम गलत करने की प्रयास करते हैं और एक गलत प्रेसिडेंट क्रिएट होता है, हड़बड़ी में सत्ता को एंजॉय करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जब हम इस तरीके की स्टेप्स लेते हैं, भविष्य के लिए एक गलत जो अवधारणा क्रिएट होता है, उसकी जिम्मेदार आगे कौन होगा? आज तो ठीक लग रहा है क्योंकि बीजेपी पावर में है, मीडिया कंट्रोल में है, सोशल मीडिया को परसेप्शन मैनेज करने में आप लोग सक्षम है, तो ये कर दे रहे हैं। गणतांत्रिक विधि व्यवस्था में कोई नहीं रहना चाहता। जिसके पास सत्ता है वो हिटलर बनना चाहता है, मुसोलिनी बनना चाहता है, वो कभी गणतांत्रिक विधि व्यवस्था में चलना ही नहीं चाहता, कोई नहीं जानना चाहता। जो पावर में बैठा है उसको लगता है ये पावर चिरस्थायी हो सकती है क्या, कंसिस्टेंटली मैं लीड कर सकता हूं क्या। वो इंदिरा में दिखी थी, ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, शायद उनमें नहीं दिखती थी, परंतु वो भी क्रिटिसिज्म को लेके बड़े क्या कहते हैं उसको, उनको बड़ी दिक्कत होती थी। कोई भी उनको क्रिटिसाइज करता था वो खूब पेल देते थे उनको पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो टेंडेंसी टू बिकम ए डिक्टेटर व्हेन यू हैव पावर is not starting with Mr. Modi or will not end with Mr. Modi. It has started with Mr. Nehru and it will continue till the country exists. ये तो होना ही होना है। मैं ये किसी को दोष नहीं दे रहा हूं कि क्यों आपकी टेंडेंसी हिटलर जैसे हो गए। आप कांग्रेस गवर्नमेंट जहां पर राज्य सरकारें हैं उनको पूछिए किस तरीके की टेंडेंसी दिखा रहे हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, ये भारत की सुप्रीम कोर्ट मान चुका है, परंतु प्रियंक खरगे जो होम मिनिस्टर है कर्नाटका के अंदर, वो कहते हैं कि ये लोग जो क्या कहते हैं अपने विजयादशमी के जो निकालते हैं पथ संचलन निकलते हैं, उसकी मैं बैन लगा दूंगा। 100 साल पूरा होने पर जो सरकारी कर्मचारी उसमें पार्टिसिपेट किए उसके ऊपर बैन लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है कि इन लोगों को अलाउ कर सकते हैं आरएसएस में पार्टिसिपेट करना। उससे पहले भी आरएसएस में लोग पार्टिसिपेट करते थे। उस पार्टिसिपेशन से प्रियंक खरगे को क्या समस्या है? ये डिक्टेटोरियल मनोभाव नहीं है क्या? परंतु मैं नेट पिकिंग नहीं करना चाहता। जिसके पास सत्ता है सेंटर में, जिसकी ज्यादातर राज्य सरकारें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर एक्ट करते हुए दिखे, जो मुझे ये सरकार करते हुए इस समय नहीं दिख रही है। हम पार्टियां तोड़ दे रहे हैं, हम पार्टी की जो सीमाएं हैं उसको उल्लंघन करने से पहले एक बार भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो हम किस तरीके की राजनीतिक विधि और व्यवस्था बनाना चाहते हैं ये हमें तय करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत लेवल पर इंटीग्रिटी की बात तो